So let's start the next derivation electric potential due to a point charge. ऐसा आपको ध्यान से देखो तो कुछ कुछ आपको होना चाहिए इस टॉपिक को देख करके। क्या होना चाहिए? ऐसा ही कुछ कुछ किया हुआ नजर आ रहा है आपको? ऐसा कोई टॉपिक इसी टाइप से कुछ मिलता जुलता टॉपिक हमने कवर किया था। कहाँ पर? चैप्टर 1 में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक फील्ड पॉइंट चार्ज के, है ना? याद आया ना? वेरी गुड। बताइए, अगर क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे पूछा जाता था तो कितना आता था? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर? बोलिए। हाँ बोलो। के क्यू बाय K2 आर R स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड। इसी तरह का कुछ कुछ मिलता जुलता टॉपिक अब हम यहाँ पर करने वाले हैं, है ना? और इस रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे इसी तरह का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं पहले ही बता देता हूँ कितना आएगा। ये आएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। ठीक है, कैसे आएगा उसको अब हम इसको डेराइव करने वाले हैं कि के क्यू बाय आर आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर। तो लेट्स सपोज प्लस क्यू का काम क्या है? सोर्स चार्ज का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाना। पॉइंट कौन सा चूज करना है? जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है। जहां पर हम अज्यूम कर रहे थे कि इनफाइनाइट से कोई यूनिट कूलम चार्ज को लेकर के जिस पॉइंट पर आया जा रहा है वो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो हमने क्या बोला? लेट सपोज कोई पॉइंट चार्ज है, तो जो भी पोटेंशियल जनरेट हो रहा है किसी भी पॉइंट पर वो किसके कारण है? इस प्लस क्यू के कारण। तो लेट सपोज हमने बोला साहब कि इसको यहां ले देते हैं, ये प्लस क्यू, ये सोर्स चार्ज क्यू, और ये इसका पॉइंट ओ, और इससे किसी आर डिस्टेंस पर जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो ये मैं डॉटेड बना देता हूँ, ये पूरा इस तरीके का होगा, समझ ही जाओगे। ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको क्या बताना था? पॉइंट पी पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपको बताना है। तो हमने क्या किया? हमने एज्यूम किया, लेट सपोज साहब कि इसको एक अज्यूम किया इनफाइनाइट पॉइंट। बेसिक डेफिनेशन, इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट से हम किसी यूनिट कूलम्ब चार्ज को क्या करने वाले हैं? कहां तक लेकर के आने वाले हैं? पॉइंट पी तक हम लेकर के आने वाले। तो लेट सपोज यहां पर मैंने मान लिया साहब प्लस क्यू नॉट, और इसके बीच में कोई दो पॉइंट मैंने रेंडमली सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए स्मॉल पॉइंट। एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, एंड दे आर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉइंट्स। दिखाने के लिए मैंने ए और बी दूर बनाए, लेकिन ये बहुत पास पास हैं, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आप डी आर या डी एक्स मान लीजिए, है ना? समझने के लिए चाहो तो डी आर मान लो, लेकिन क्योंकि फिर आर यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको डी एक्स ले रहा हूँ, है ना? आप इसको हॉरिजेंटल भी कर सकते हो, किसी को तकलीफ हो कि सर एक्स तो ये डायरेक्शन होती है, तो आप इस पूरे सिचुएशन को ऐसे सीधा रख सकते हो। मैंने ये सिचुएशन जर्नल बनाई है, तो ये dx, और ये यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस मैंने एज्यूम कर ली कि ये है x डिस्टेंस, और इसी लाइन को मैंने x एक्सिस एज्यूम कर रखा है इस टाइम पर। ठीक है, तो पॉइंट ए की डिस्टेंस पॉइंट ओ से मैंने कितनी एज्यूम कर ली है? x, और पॉइंट ओ से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है? r, और ए और बी के बीच में खुद का गैप कितना है? dx का। अब लेट सपोज जब हम क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे थे तो उसी बीच में पॉइंट ए आया। ठीक है, एक सेकेंड, तो देखिए कोई पॉइंट आया ए पॉइंट पर जब क्यू नॉट पहुंचा तो यहां पर लेट सपोज हम बोल रहे हैं कि जब ये क्यू नॉट पहुंचा कितने डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर। तो क्या इस प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू नॉट पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा? तो हम बोलेंगे बिल्कुल लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? लेट सपोज मान लिया हमने एफ लग रहा होगा। ये एफ किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसी एक्स वाली डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो प्लस क्यू नॉट को फर्दर और पी पॉइंट तक लाने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? उतना का उतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एफ फोर्स लगाना पड़ेगा, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, और स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए बी के लिए ये जो फोर्स लग रहा है इसको आप कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। ये हमने 11th ग्रेड में सीख रखा है कि जब भी किसी चीज को हम स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं
तो यहां से यहां तक भले ही ओवरऑल F1 Fn हो जाए, फोर्स चेंज हो जाए, लेकिन बीच के शॉर्ट ड्यूरेशन में फोर्स को क्या माना जा सकता है, कांस्टेंट। तो हमने बोल दिया कि ए से बी की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बहुत नेग्लिजिबल होने की वजह से जो भी फोर्स लग रहा है, अगर ये 10 न्यूटन आई कैप डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको बिना एक्सेलरेशन से इधर मूव कराने के लिए हमने 10 न्यूटन माइनस आई कैप में एक फोर्स दे दिया, यानी कि माइनस एफ वेक्टर लिख दिया हमने। तो ये हमने एक्सटर्नल फोर्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना मैंने एज्यूम कर रखा है, अगर प्लस का एफ है तो एफ एक्सटर्नल जो हम लगा रहे हैं वो किसके इक्वल होना है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि माइनस एफ के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल कितना है, माइनस एफ। इसके अंदर ए से बी में अगर हमने एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक एक्सटर्नल वर्क डन परफॉर्म करना पड़ा, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन। वो कितने का करना पड़ा, तो हमने बोला साहब एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। अब ये डी एक्स वेक्टर इधर है और एफ वेक्टर इधर है, ये एफ वेक्टर, ये डी एक्स वेक्टर। डी एक्स वेक्टर को इधर मान दें। अगर आप एफ ई की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो अगर आप इसको एक्सटर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। दोनों से आंसर सेम आएगा, बुक्स में प्रेफर वो इसको कर लेते हैं डायरेक्ट, मैं आपको दोनों का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ देखिए एफ ई किधर लग रहा है, इधर, ये एफ ई, और dx डिस्प्लेसमेंट हमने किधर मान रखा है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन dx वेक्टर की डायरेक्शन हुई इधर, एफ ई की डायरेक्शन इधर। एफ एक्सटर्नल की बात करें ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ जब हम बात कर रहे हैं तो एफ एक्सटर्नल किधर लग रहा है, इधर की तरफ ही लग रहा है, और dx वेक्टर किधर है, इधर ही है। तो इस सिचुएशन में अगर जब आप एफ ई और dx वेक्टर ये वाला ले रहे हो, तो इन दोनों के बीच में अगर थीटा बोलोगे तो 180 आएगा, और इन दोनों के बीच में अगर थीटा बोलोगे तो वो 0 डिग्री आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल तो होता है माइनस एफ, ये लिख रखा, तो थीटा तो 0 रहेगा, लेकिन एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आप क्या लिखोगे, माइनस एफ। ये किसके बराबर है, माइनस एफ या माइनस एफ ई के बराबर। तो इस वेक्टर को किससे रिप्लेस कर सकते हो आप, माइनस एफ ई, अगर थीटा 0 लेना है तो। और आप डायरेक्ट एफ ई लेके ही काम करना चाह रहे हो तो अपने आप ही थीटा 180 आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव एफ एफ ई। तो देखिए यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट इसको लेकर के काम कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई। अच्छा, इन सबका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको सिंपली एफ लिख लेते हैं, एफ ई का मैग्नीट्यूड एफ 10 न्यूटन है ना। और यहाँ पर भी एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड कितना लिखा जाएगा, माइनस माइनस आएगा नहीं मैग्नीट्यूड में, तो सिंपली क्या लिखा जाएगा, एफ, मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्स वेक्टर इंटू कॉस, क्या कॉस, क्या 180। एफ एक्सटर्नल को लिखते हैं यहाँ पे, मान लो इसको किसी से करना होता तो पहले तो ये माइनस एफ ई डॉट डी एक्स लिखते हैं, फिर उसके बाद आप लिखते हैं माइनस एफ ई डी एक्स वेक्टर कॉस 0, क्योंकि आप तो इसको अज्यूम करके चल रहे हो ना सब कुछ, उसकी वजह से। तो ध्यान से देखिए, दोनों में आंसर सेम आ रहा है, एफ डी एक्स कॉस 180 माइनस 1, तो ये बन रहा है माइनस एफ डी एक्स, और इसमें डायरेक्ट ही माइनस एफ डी एक्स बन रहा है, माइनस एफ ई की वैल्यू एफ डी एक्स। तो डी डब्ल्यू हमारे पास बेसिकली कितना आ गया, माइनस एफ डी एक्स। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज dw is equals to minus f dx. Then to move this q naught charge from infinite to p, we will divide the whole path into such a displacement, small displacement, and then what do? We will integrate them. अगर इंटीग्रेट कर दें तो इसका मतलब टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन W टोटल, ठीक है, जिसको हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, W। ये W टोटल क्या है, जो इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लेकर के आया गया है वो वर्क डन, वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW। ये इंटीग्रेशन ऑफ DW में चार्ज को कहां से कहां तक लेकर के आ रहे हैं, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट से R तक, इनफाइनाइट से R तक, और DW की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ डी एक्स, तो माइनस बाहर
एफ डी एक्स। ठीक है, अगर मैं एफ पूछूं तो पॉइंट ए पर फोर्स कितना आ रहा है, हियर एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ए पॉइंट पर जब था एक्स डिस्टेंस पर, तो प्लस क्यू से एक्स डिस्टेंस पर कोई चार्ज है क्यू नॉट, तो कितना आंसर आएगा फोर्स, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास W कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू आर के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अच्छा साहब, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया साहब हमारे पास, माइनस के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट, सब कुछ बाहर, के क्यू क्यू नॉट, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स। कैसे, 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर -2, ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखूंगा, एक्स की पावर -2 dx, और ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, एक्स की पावर n dx, जिसका आंसर क्या होता है n एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इसका आंसर होता है। तो क्या लिख देंगे इसको, एक्स की पावर -2+1 कितना बन गया, एक्स की पावर -1 अपॉन -1, बोले तो -1 अपॉन एक्स। ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, वो एक्चुअल मेथड है, लेकिन ये ऐसे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, ये याद रखना चाहिए, के क्यू क्यू नॉट -1 अपॉन एक्स लिमिट इनफाइनाइट टू आर, माइनस को अगर मैं यहां ले दूं तो ये बन गया प्लस, ये हो गया के क्यू क्यू नॉट 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट टू आर, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो गई के क्यू क्यू नॉट अपर लिमिट एक्स की जगह आर माइनस लोअर लिमिट इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। तो हमें वर्क डन कितना मिल गया, टोटल वर्क डन के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। कहां पे मिला ये, एट पॉइंट पी, ये इसी को हम डब्ल्यू पी बोल रहे हैं, वर्क डन एट पॉइंट पी। सो देयरफॉर by definition of electric potential, by definition of electric potential Vp is equals to क्या हो जाएगा, Wp अपॉन कौन से चार्ज को मूव किया, Q नॉट को, तो ये क्या हो गया सर, Wp इज इक्वल्स टू, हाँ ओके, Wp इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर अपॉन क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, हमें क्या मिल गया, के क्यू बाय आर। सो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया साहब हमारे पास, Vp इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q। Q को हमने क्या मान रखा है, पॉइंट चार्ज, दिस इज द पॉइंट चार्ज, सोर्स पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो कितना आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, Vp कितना है, के क्यू बाय आर। कितनों को ये सारा पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया, गिव मी द आंसर।